अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नैब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। वफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोइयाँ अब दुरुस्त लगता है साबित हो रही हैं। टार्जन की वापसी तो हो चुकी है लेकिन शेर अब गायब हो गया। आज आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था, जिसमें शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए और अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल के जरिए असासाजात के हवाले से एक तफसीली जवाब जमा करवाया। शहबाज शरीफ की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में यह कहा गया था कि वो लाहौर हाई कोर्ट में क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत की तारीख न मिलने की वजह से पेश नहीं हुए। जवाब में शहबाज शरीफ ने यह भी लिखा था कि नैब की तहकीकाती टीम मुझसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। कैंसर का मरीज हूँ, मेरी उम्र 69 साल है, कोरोना के बायस भी पेश नहीं हो सकता हूँ। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कल ही असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट पे उबूरी दरख्वास्त जमानत दायर की थी, लेकिन साबिक जज शरीफ हुसैन बुखारी के इंतकाल की वजह से फिर दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम अली ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तमाम असासे डिक्लेयर हैं, नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत मौजूद नहीं है, इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, लिहाजा गिरफ्तारी से रोका जाए। शहबाज शरीफ के आज पेश न होने के बायस फिर नैब लाहौर की टीम पुलिस की भारी नफरी के साथ मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के रिहाइश गाह पहुंची। नैब की टीम के पास शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट भी मौजूद थे। 1.5 घंटा वहां पर मौजूद रहने के बाद नैब टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किए बगैर ही वापस रवाना हो गई। फिर खबरें ये आई कि शहबाज शरीफ इस वक्त रिहाइश गाह पर वो मौजूद थे ही नहीं। नून लीग की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी पर 28 मई के दस्तखत मौजूद थे। मतलब ये कि नैब ने पहले ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं? नून लीग के रहनुमा भी इस बारे में कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कल शहबाज शरीफ 11 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे। नून लीग शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए मारे जाने वाले छापे को एक बार फिर से नैब न्याजी गठजोड़ करार दे रही है और इसे मौजूदा कौमी हालात से तवज्जो हटाने की साजिश करार दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ये कहते हैं कि नैब की कार्रवाई को वज़ीर आज़म इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नैब एक एहतसाब का आज़ाद इदारा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से वफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ये भी यहाँ पे बताएं कि इससे पहले गुज़श्ता माह 4 मई को इसी केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर के सामने पेश हुए थे। शहबाज शरीफ तकरीबन 2 घंटों तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो सवालात किए गए नैब की जानिब से उसके तसल्ली बख्श जो है ना वो जवाब नहीं दे सके और इन्वेस्टिगेशन टीम को वो मुतमईन नहीं कर सके थे, जिसके बाद उन्हें आज फिर से 2 जून को दोबारा बुलाया गया था। इससे पहले भी नैब ने शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को भी तहकीकात के लिए तलब किया था, लेकिन तब भी वो पेश नहीं हुए थे। ज़राए का ये भी दावा है कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस की इंक्वायरी अब आखिरी मराहिल में है और शहबाज शरीफ से सवालात के जवाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ कहाँ हैं, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। और क्या शहबाज शरीफ के बाद अब हुकूमती वज़रा की भी गिरफ्तारियाँ मतवक्के हैं, क्योंकि केसेस तो उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। जबकि बजट इजलास से पहले अगर अपोजिशन लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया गया तो यकीनी तौर पर इसके मनफी ज़ाहिर है कौमी असम्बली के 5 जून से जो शुरू होने वाला इजलास है उस पर भी पड़ेंगे और ज़ाहिर है कोई बामकसद जो एक डिबेट है वो नहीं होगी। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है ना वो देखने को मिलेगा। इससे पहले गुज़श्ता साल हमने देखा कि 6 अप्रैल को जब नैब टीम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आई थी तब भी नैब टीम को ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ा था। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब नैब में जो जवाब जमा करवाते हैं, मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि वो कैंसर के पेशेंट हैं, कोरोना की वजह से भी नहीं आ सकते हैं, नैब ऑनलाइन क्वेश्चन कर सकता है उनसे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जब वो दरख्वास्त देते हैं तो कहते हैं कि नैब की बदनीयती जो है ना इसमें इस रेफरेंस में लगती है। नैब की बदनीयती नैब वालों के सामने क्यों शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज नहीं करते हैं? अगर उन्हें लगता है कि सब कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, नैब वालों को सवालों के जवाब दें, उन्हें मुतमईन करें। इस तरह छुपकर भागकर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, आपको नहीं लगता ये केस को मशकूक करने वाली बात है? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जब कोई अदालत के सामने चला जाता है तो फिर उसको भाग कर जाना या छुप कर जाना नहीं कहा जाता।
और प्री अरेस्ट बेल जब हाई कोर्ट में मूव कर दी जाती है तो प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है और प्रैक्टिस ये है कि नॉर्मली फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो रेड्स कंडक्ट नहीं करती। तो ये नैब ने जो किया ये हाई हैंडेडनेस की, नोइंगली के शहबाज साहब प्री अरेस्ट बेल में जा चुके और वो क्यों गए प्री अरेस्ट बेल के अंदर, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तासुर कि ये प्रोसिक्यूशन है, ये बिल्कुल गलत है। ये परसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, हम इसको सब्सटेंशिएट करते हैं, इसकी दलील देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब शहबाज साहब को पहले भी उन्होंने गिरफ्तार किया और लगभग कोई 5-6 माह उनको गिरफ्तार रखा, तो उस वक्त उन्होंने तलब जो किया था, जो प्रोसेस ऑफ लॉ था, वो बेसिकली उन्होंने आशियाना हाउसिंग के अंदर उन्होंने प्रोसेस ऑफ लॉ जारी किया था। और उनकी जो अरेस्ट फॉर्मली उन्होंने लिखी वो उन्होंने साफ पानी के केस में लिख दी। बिल्कुल ऐसी। तो हमें उस वक्त से पता है कि ये एक ऐसा मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, बदनीति के साथ कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने भी अपने इंट्रो में खुद बताया कि वो लेटर आज सारे दिन टीवी स्क्रीन्स पे चलता रहा, जो अरेस्ट वारंट का लेटर था, जिसमें 28 मई की तारीख बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। यानी अगर आपने आज उनको सवालात के जवाब के लिए तलब कर रखा है और 28 मई को ही आपने फैसला कर लिया है कि आपने उनको गिरफ्तार करना है, तो इससे बड़ी और प्रोसिक्यूशन की मिसाल क्या मिल सकती है। तो इसी बिना पर फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये तमाम खदशात रखे और बताया कि आज की तलबी जो है ये बुनियादी तौर पर एक मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ है और इसका मकसद वाहिद एक इलीगल अरेस्ट वो करेंगे, गैर कानूनी हिरासत में लेंगे। अच्छा, जहाँ तक केस के मेरिट्स का ताल्लुक है तो उस पर आपके प्रोग्राम में मैं तफसील से आपसे बात कर सकता हूँ कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स जब उनकी डिक्लेयर्ड हैं, सारे उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, जिन एसेट्स को बियॉन्ड मीन्स कहा जा रहा है वो भी डिक्लेयर्ड हैं, FBR के रिकॉर्ड में डिक्लेयर हैं। तो ये बात समझ से, ये मंतक समझ से बालातर है। जब वो पेश हुए उन्होंने जवाब दिए, इन्हीं सवालों के जवाब दिए ना मलिक साहब, तो फिर वो क्यों उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके? सब कुछ डिक्लेयर है, ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब कुछ होगा, रिकॉर्ड होगा, फिर क्यों उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि बेसिकली नैब ने जो जवाब उनको दिए गए, नैब ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को विदाउट पेरूजल देखे बगैर उनके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन शो कर दी। अच्छा। अगर नैब ये समझती है कि एक ऐसी कंपनी, ये एक ऐसी फैमिली जिसकी बिलियंस की एसेट है और उनके चंद मिलियन के जो एसेट्स हैं वो कहते हैं कि वो बियॉन्ड मीन्स हैं, तो ये बात भी समझ से और मंतक से बालातर है। यानी या मेरी डिक्लेयर्ड वेल्थ जो है या मेरी डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं, और अगर वो ट्रांजैक्शंस जिनका मेरे साथ मैंने ऑलरेडी अपने जहाँ पर मुझे उनका रिक्विजिट जवाब देना चाहिए, FBR में है, मैंने दिया हुआ है, अगर मैंने अपने इलेक्शन के ECP के सामने अपने डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं, अपने दिए हुए हैं, स्पाउसेस के दिए हुए हैं, और मैंने सारी डिटेल जब फर्निश कर रखी है, तो नैब अपने मैंडेट से जब बाहर जाएगी, जो नैब का अपना काम नहीं होगा। अब नैब क्या कर रही है कि मेरी जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस वो अपने, और ये ट्रांजैक्शंस के केसेस में जो सवालात मेरे मुतलका नहीं हैं, जो कंपनीज के मुतलका सवालात हैं, जिनका मैं किसी तौर पे भी प्रिवी नहीं हूँ, जिनका मेरे साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनके बोर्ड्स पे नहीं हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ, अब मुझसे जवाब पूछेंगे तो ऑब्वियसली उनका आंसर ये होगा कि ये कंपनी के अकाउंट्स हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं जो जवाब देंगे। उनमें से अब दूसरी जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये तासुर के मुझे आई हैव टेकन वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दैट। आपसे पहले भी मेरी 1-2 मीडिया इंटरेक्शंस हुई, सारा दिन आज हम बीपर्स भी देते रहे। जब आप कोर्ट के सामने अपने आप को ले जाते हैं तो आप अपने आप को प्रोसेस ऑफ लॉ में शामिल कर लेते हैं। जब आप प्रोसेस ऑफ लॉ में शामिल करते हैं तो फिर उसके बाद ये तासुर होना कि आपने एब्सकॉन्ड किया है, ये बिल्कुल अनफाउंडेड है और उसको इस तरह का तासुर नहीं उभरना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि ये जो आज नैब अथॉरिटीज़ का जो एक्ट है, देखिए नॉर्मली एक प्रैक्टिस मैं आपके सामने और आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन तक भी देना चाहता हूँ। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हाँ। अगर मेरे पास कोई आते हैं, कोई पिटिशनर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेल पिटिशन मूव कर दें,
तो जब मैं उनकी बेल पिटीशन मूव कर देता हूँ और किसी वजह से, जैसे आज आपने बताया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, शरीफ हुसैन बुखारी साहब के मरहूम एक अच्छे जज थे, उनके इंतकाल के बाद अगर बेंच उठ गया और सुनवाई नहीं हो सकी और आज के लिए मार्किंग नहीं हो सकी और कल पे चला गया मामला, तो ये इसको फिर ये तासुर देना, नॉर्मली लॉयर्स हम लिख के दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी देखेंगे बेल पिटीशन मूव हो गई है और हम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लिख के दे रहे हैं कि उनकी पिटीशन। अच्छा मलिक साहब, आपकी बातों से ये भी तासुर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रात आप लोगों को हो गए थे, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि शायद अब नैब गिरफ्तारी करने वाले, आपने भी बताया ना कि 28 मई के ज़ाहिर है उस पर जो दस्तखत हैं वारंट गिरफ्तारी पर, कि इसका मतलब नैब पहले प्लान कर चुका था, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तारी के डर से वो घर से चले गए, ये कोरोना वरोना और ये वो इस चीज़ का ज़्यादा मसला नहीं था, ये एक्चुअली खदशा उन्हें पैदा हो गया था कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। देखिए बुनियादी सवाल ये होता है कि कोई शख्स, मैं आपसे कुछ अपना मतलब अपना मुद्दा बयान कर सकता हूँ और आप उससे मुख्तलिफ राय रख सकती हैं, हाँ। लेकिन डॉक्यूमेंट्स, अ पर्सन कैन लाई, डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट लाई, डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। देखें ये शहबाज साहब की हमने इनको सारी मेडिकल हिस्ट्री भेजी, हाँ। हमने उनको बताया कि शहबाज साहब फ्रेजाइल एज में हैं, शहबाज साहब इज़ ऑलमोस्ट 70, वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनके इम्यूनिटी लेवल्स बीइंग कैंसर सर्वाइवर बहुत लो हैं और डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो किसी सूरत भी पब्लिक एक्सपोजर में नहीं जाएंगे। अच्छे जाए कि आज कोरोना स्पाइक पे है, मुझे और आपको एहतियात करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, हम सब की भी कॉम्प्रोमाइज है। आज मेरी अपनी जितनी कोई एहतियात थी सारी नैब के इस एक्ट के बाद, जो नून लीग के कारकुन जिस तरीके से बाहर देखे, सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। देखिए मैं नहीं, पहले तो धज्जियां किसने उड़वाई? देखिए अब जहाँ नैब का तो नोन केस है ना कि नैब के कितने अफराद को वायरस पॉजिटिव निकला है, तो हमें क्या गारंटी थी कि जो नैब के अफसरान आए हैं क्या उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया कि उनका नेगेटिव है टेस्ट, और वो दंदनाते हुए मुझे ये भी पता चला कि जब नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब के घर पे गई, आप वहाँ अंदर मौजूद थे जब तलाशी वलाशी ली जा रही थी, आप थे अंदर? जी देखिए, हमने नैब की टीम को बिल्कुल ये बताया कि हमारी बेल हाई कोर्ट में मूव हो चुकी है। हमने उनको बताया कि हमने आपको स्काइप आईडी दी है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, जब ये कोविड-19 के मामलात हैं और एक पेंडेमिक फैली हुई है और उनकी फ्रेजाइल कंडीशन है, तो हमारी आपसे ये होगी कि आपने अगर कोई ज़रूरी सवाल करने और आप समझते हैं कि आपकी कोई तशनगी बाकी है पिछले दिए गए सवालों के जवाबों में, तो आप उनको स्काइप आईडी पे ले सकते हैं और उनसे क्वेश्चनिंग आंसर आपने कहा बिल्कुल की। और फिर हमने उनसे ये भी ये सारी बातें नैब को हमारे जब वो लोग वहाँ पर रहे हैं तो उनको एब्सोल्युटली उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ, उनको बताया गया कि ये आपका जो एक्ट है ये अनवारंटेड है, ज़रूरत नहीं है, आपने अननेसेसरी एक ड्रामा क्रिएट कर दिया है, आपका ये एक्ट जो है स्वाय हरेसमेंट की और किसी ज़िम्मे में नहीं आएगा, आप इसके साथ सिर्फ क्या कर रहे हैं, मुझे आप एक तासुर उभारना चाह रहे हैं कि आपने मेरे घर पे रेड कंडक्ट किया और आप वहाँ पर आके एक हरेसमेंट फैला रहे हैं। इस चीज़ की स्टेट को इस तरह की परसिक्यूशंस करके कोई खास मकासद, अभी कुछ इत्तलात हैं, वो कहाँ पे अगर छुप नहीं रहे हैं, वो तो पता है कुछ कहाँ पे? देखिए मैं नहीं देखें ये मुझे आई टेक वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू योर वर्ड्स के वो आपके अल्फाज पे भी मुझे एतराज़ है। अच्छा। जब मैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हो चुका हूँ, हाँ। देखिए ना बात सुने, जब मेरी पिटिशन हाई कोर्ट के सामने फिक्स्ड है तो मैं तो ऑब्वियसली सुबह लाहौर हाई कोर्ट में अपनी बेल पिटिशन लेके जाऊंगा। मैं कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स फोरगो कर दूं जब मुझे पता हो कि मेरे साथ सरीहन ज्यादती हो रही है, जब मुझे पता हो कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी के दर पे शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं सुबह। ऑब्वियसली ये देखिए, ये बात तो मैं आपसे 6 दफा आपके प्रोग्राम में आपसे कह बैठा हूं कि वो सुबह पेश हो रहे हैं। उनकी बेल पिटिशन आज बेंच की नॉन अवेलेबिलिटी और फिक्सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के ऑफिस की तरफ से आज, क्योंकि हमारी पिटिशन तो डे बिफोर यस्टरडे की फाइल्ड है, ये नैब को भी पता है, इसमें कौन सी कोई ऐसी अचंभे की बात थी या हम ऐसी बात कह रहे थे जिसका कोर्ट के बाहर के लिए पहुंच गए तो क्या करेंगे? तो इससे
इससे बड़ी हरेसमेंट और क्या होगी, इससे बड़ा अनलॉफुल एक्ट क्या होगा कि मुझे कोर्ट ऑफ लॉ तक जाने नहीं दिया जा रहा। अगर नैब ने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, नैब ने मुझसे तफ्तीश करनी है, तो नैब क्या पहले ये तय कर बैठी है कि मुझे अपना कोर्ट तक भी अप्रोच करने नहीं दिया जाएगा? तो ये कोई मुल्क है कि या कि ये कोई निजाम सकेगा राज है? ये कैसे होगी बात? यहाँ पे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो ये अगर नैब ये करती है तो इससे बड़ी हाई हैंडेडनेस क्या होगी कि मुझे कोर्ट के आगे न जाने दे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ थे मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपने वक्त दिया। अली साहब, अभी ईद गुजरे हुए एक हफ़्ता हुआ है। हमें याद है ईद से पहले चंद रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने ये बात कही थी कि ईद के बाद जो है ना वो नैब टार्जन बन जाएगा, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ईद के बाद जो पहली बड़ी गिरफ्तारी आज होने को थी, जो नहीं हो सकी अभी तक, शहबाज शरीफ साहब की। तो ऐसी कार्रवाइयों के बाद ऑपोजिशन का ये इल्ज़ाम कि नैब जो भी करती है हुकूमती इमाम पर करती है, क्या नैब के इस इल्ज़ाम को तक़वियत नहीं मिलती है? आखिर हुकूमती लोगों को कैसे पता चल जाता है कि नैब ने फलां वक्त में क्या कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ करनी है, किसको पकड़ना है, कैसे पता चल जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाजिया साहिबा, सबसे पहले आप और आपके नाजरीन को पिछली जो ईद गुजरी है वो मुबारक भी, लेकिन साथ साथ एक ऐसी ईद जिसमें कराची का सानिया हुआ और साथ में कोविड-19 का जो है वायरस भी है, वबा है। तो हम सब ने एहतियात की और वो ईद जो खुशियाँ मांद रही, खासकर हमारे कुछ दोस्त भी और बीमार हैं, कुछ तो जाहिर है, कुछ आज एक फौतगी हुई है जी जी कराची में भी हुई है। वजीर साहब फौत हुए हैं हमारे, मुनीर और जई साहब यहाँ MNA साहब हैं वो भी फौत हुए। और सेहत अल्लाह ताला हमारे इंतहाई काबिल कदर सपूत हैं तहरीक इंसाफ के शरियार खान अफरीदी साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, और जितने भी और बीमार हैं दुआ गो हैं। देखें, आपका सवाल टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत का इसमें किरदार नहीं है, जो कि नहीं है इन गिरफ्तारियों में, क्योंकि नैब हमसे डायरेक्शन नहीं लेती, तो ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है कि हम कोई भी वजीर उसमें स्पेकुलेट करे, क्योंकि नैब हर तरह से आज़ाद है और किसी भी तरीके से वजीर आज़म साहब से या हमसे ज़ाहिर है डिक्टेशन तो नहीं लेते, वो अपने काम में आज़ाद हैं। तो इस तरह की बात से फिर शकूक व शबात पैदा होना वो एक फितरी अमर है। तो इस बात को मैं आपकी डिनाई नहीं करता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ्रॉम डे वन से ये अप्रोच है हुकूमत में आने के बाद कि नैब अपने काम में आज़ाद है और हमारा उसमें गिरफ्तारी में इसको पकड़ो उसको मत पकड़ो, इसमें पकड़ दकड़ में कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त इस तरह के बयान दे देते हैं। आपने शेख साहब की बात, शेख साहब जाहिर है वो हमारे कोalition पार्टनर है, कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, आज़ाद है अपने बयान में। तो शेख साहब की अपनी तबीयत भी है, अल्टीमेटली इमेज तो हुकूमत का खाता है ना, भले ही आपकी वो तो मैंने आपको इजहार कर दिया कि मैं समझता हूं कि किसी भी वजीर का नैब की कार्रवाई पे पेशन गोई करना, मैं इसको स्ट्रिक्टली समझता हूं कि इट शुड बी अ नो गो एरिया। मैंने हमेशा इससे परहेज किया है। मैं ये समझता हूं कि किसी को भी नैब का वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है, नैब के अपने कला है। मैं तो एक और बात कर रहा हूं, मैंने अभी इस पे आपसे पहले प्रोग्राम किया, अभी इस पे मैंने ट्वीट भी की है। मैं ये समझता हूं कि ये फैसला करना कि क्या शहबाज साहब की गिरफ्तारी जायज है नाजायज है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये ना मैं फैसला करूंगा, ना शाजिया ज़ीशान साहिबा करेगी, ना कोई भी करेगा, ये अदालत करेगी जिसमें शहबाज साहब ने पेश होना है। मेरा पॉइंट दूसरा है, पॉइंट मेरा ये है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में साबित हुआ कि जो इमरान खान साहब जिसकी तगुदौ कर रहे हैं ना हम लोग कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो आज शहबाज साहब फिर साबित किया है कि पाकिस्तान में अभी दो ही पाकिस्तान है, कि उन्होंने कानून को अपनी जूती की नोक पे रखा है और मफरूर हो गए कानून से। वो अपनी गिरफ्तारी दे देते, अगर उनकी गिरफ्तारी नाजायज है कल अदालत फैसला कर देती और मैं समझता हूं कि नैब को सुबकी उठानी पड़ती, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत की बलबूते पे नैब के सामने गिरफ्तारी ना देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नैब को गिरफ्तारी सही है या गलत है, वो तो अदालत फैसला करेगी,
लेकिन इस तरीके से जब आप पावर शो करके और आपने नहीं कर सकी ना गिरफ्तार नायब अपनी पूरी ताकत के बावजूद, तो मैसेज क्या गया पाकिस्तानियों को मैसेज ये गया बदकिस्मती से, जिस मैसेज के खिलाफ हम काम कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो कानून आपकी धूल को भी नहीं वो टच कर सकती। दिस इज अ सीरियस एरर। ये वो मसला है जिसकी वजह से लेकिन ये भी मैसेज जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वाकई अभी एक नहीं दो पाकिस्तान है। वो ऐसे कि नैब में जिन हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, भाई नैब उन तक क्यों नहीं पहुंचती है? नैब को हमेशा ऑपोजिशन के लोग क्यों नजर जो है ना वो आते हैं? अब मैं किस किस का नाम लूं? मालम जब्बार आजी केस में जिन लोगों के नाम है उनसे कौन पूछता है? फिर बीआरटी केस वालों से किसी ने पूछा है? फिर आपके कुछ वुज़रा हैं जिनके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के केस चल रहे हैं, भाई नैब वहां तक क्यों नहीं पूछता? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी एक पाकिस्तान नहीं दो ही पाकिस्तान है। देखिए, मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूं। मैं ये समझता हूं कि कोई मेरा वालिद भी हो, मेरा भाई भी हो, वो पाकिस्तान का रुपए वो खा के तो देखे, तो मैं ये समझता हूं कि इतनी भी हमदर्दी अगर हमारे दिल में हो तो फिर हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन ये बावेला तो बहुत करती है, क्योंकि मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं कि अगर हुकूमती बंदा है और नैब को मतलूब है, नैब को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नैब को मतलूब है गिरफ्तारी के लिए या नहीं। इस पे बहुत ही एक आसान हल है। नैब के इस रवैये पे अपोजिशन काफी बावेला करती है, मीडिया में भी और असेंबली में भी, लेकिन एक काम नहीं करती, और वो है कि आप सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन जमा कर सकते हैं कि भाई मेरे ये बंदे तो गिरफ्तार हो गए हैं, इनके नहीं हुए। हालांकि अगर आप देखें तो हमारे वज़रा वगैरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और माजी में भी हुई हैं, हाल में भी हुई हैं। लेकिन अगर नैब को कोई हुकूमती बंदा मतलूब है, मैं आपको ये जरूर यकीन दिला सकता हूं कि काबीना की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनको गिरफ्तार ना करें। लेकिन अब नैब पे इसमें ओनस जाता है कि अगर कोई हुकूमती बंदा उनको मतलूब है तो फिर वो करें गिरफ्तार। मैं नहीं समझता हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर है। आपकी बात अलबत्ता दुरुस्त है कि अगर एक ही तरह का जुर्म दो बंदों का हो और एक गिरफ्तार हो दूसरा ना हो तो सवाल वहां पे उठता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर शहबाज साहब की गिरफ्तारी के लिए नैब गई है तो उसी तरह का कौन सा जुर्म हमारे किसी बंदे ने किया? क्योंकि हमारे अब्दुल अलीम खान साहब जो है वो गिरफ्तारी उन्होंने दी, वो गिरफ्तार रहे, वजारत उनसे गई। उसके अलावा हमारे सप्तान साहब जो हैं मेरे ख्याल में वो भी गिरफ्तार रहे। माजी में हमारे जो हैं हमारे एक अफरीदी साहब थे, KPK हमारे मिनिस्टर मिनरल थे, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, तो वो भी गिरफ्तारी उनकी हुई थी। हमने अपने खुद के तकरीबन 15-16 MPs जो है वो करप्शन पे निकाले थे। तो हमारा तो रिकॉर्ड इस सिलसिले में, और हाल ही में आपने देखा जहांगीर खान तरीन साहब से कौन ज्यादा क्लोज था, खान साहब के, उनके खिलाफ भी जब बात आई, हालांकि अभी उनकी मुजरिम साबित होना अदालत में बाकी है, लेकिन खान साहब के हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खान साहब ने पूरी की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल शहबाज साहब को अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। मैसेज बड़ा नेगेटिव गया कि अगर मुल्क का अपोजिशन लीडर बेशक गलत गिरफ्तारी हो, लेकिन अगर वो देते हैं उनका कल लेकिन ये उनका ये उज़र कोई नहीं रखता कि वो कैंसर सर्वाइवल है और उनकी उम्र जो है वो 69 साल है। एटलीस्ट इस सिचुएशन का ही लिहाज कर लें। अगर उनको बुला, वो उन्होंने ये भी लिखा कि जो नैब के लोग हैं उनमें भी बहुत से अफसरान में जो है ना वो कोरोना की तशखीस हुई है, वो लोग बड़े बीमार हुए हैं कोरोना से। तो इतनी क्या इमरजेंसी थी? नून लीग वाले कह रहे हैं कि थोड़ा लिहाज ही कर लें इस सिचुएशन का। नहीं, देखिए, मैं पहले तो बात यह है कि मैं नैब का ना वकील हूं और ना किसी हुकूमती बंदे को नैब की वकालत करनी है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नैब की गिरफ्तारी जायज थी या नाजायज थी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर कि रियासत और कानून किसी की मन मर्जी ख्वाहिश पे नहीं चलता। 1 लाख बंदे और गलत गिरफ्तार हैं, उनको कोई ये रिलीफ दी गई है? वो इसलिए जेल में है शाजिया बीबी, वो 1 लाख बंदा इसलिए जेल में है जो शायद 80-90 साल की उम्र में भी जेल में हो कि वो शहबाज शरीफ नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो साबिक वजीर आला नहीं रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर वो बीमार हैं तो उसका एक लीगल प्रोसीजर है, वो अदालत के जरिए आप रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन फिर ये इक्वालिटी भी नवाज शरीफ साहब पर भी आप लोगों को रखनी चाहिए थी। वहाँ तो इमरान खान साहब कहते थे कि हमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन कराई वाकई वो बीमार थे इसलिए बाहर जाने दिया गया, तो फिर तो ये इक्वालिटी उन पे भी आप लोगों को रखनी चाहिए थी। इस तरह तो बड़े लोग हैं जो बीमार हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, इस तरह तो फिर सब जो है ना वो कैदी उनको रिहा कर दें। अगर यहाँ इक्वालिटी आप लोग रखना चाहते हैं फिर वहाँ क्यों नहीं रखी आप लोगों ने? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा वैसे इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया है।
जहां तक नवाज शरीफ साहब का और शहबाज साहब का ताल्लुक है, दोनों केसेस में एक फर्क है। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, उन पे मेडिकल बोर्ड बैठा और उस पे आप मीडिया वाले ही हम पे चीखते थे कि आप जाती इंतकाम निकाल रहे हैं और उनके पाकिस्तान में इलाज नहीं है, प्लेटलेट्स उनके नीचे जा चुके हैं और उनको आप इलाज के लिए बाहर नहीं ले जा रहे और आप जाती इंतकाम ले रहे हैं, और अगर फौत फूत हो गए, खुदा ना खास्ता उनको नुकसान पहुंच गया, आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप नहीं, आपसे मतलब मीडिया। तो वो हमसे सवाल पूछता था। अदालत की इजाजत से, अदालत की डायरेक्शन पे जो है हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी, और वो भी इस वजह से कि बार बार ये बात होती थी कि उनका इलाज यहाँ पे नहीं है, प्लेटलेट्स उनके नीचे हैं। मत बोले कि अदालत की इजाजत उसमें शामिल थी। वो जब मुल्क से बाहर गए वो उस वक्त मफरूर नहीं थे, वो अदालत के जुरिसडिक्शन में थे। इजाजत इसलिए भी मिली क्योंकि उसने अपोज नहीं किया, हुकूमत ने जिम्मेदारी नहीं ली ना, इसीलिए अदालत ने भी इजाजत दी ना। आप लोग अपोज करते तो कैसे इजाजत मिलती? उसकी वाहिद वजह ये थी कि हुकूमत के सामने जो मेडिकल रिपोर्ट आई, नंबर 1, नंबर 2 जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी इस हक में था। आप मीडिया वाले हम पे चीखते थे, रोज 8 बजे हमारी अदालत लगाते थे कि मेडिकल रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि मियां साहब का प्लेटलेट नीचे जा चुका है, आप इजाजत नहीं दे रहे, आप जाती इंतकाम ले रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब उन्हीं रिपोर्ट्स पर आप लोगों के वुज़रा सवालात उठा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उससे एक तस्वीर पर जो वावेला मचा हुआ है, आज कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है, वो भी जरा मुझे बता दें क्या डिस्कस हुआ है। क्या वाकई अब आप लोग सोच रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने खत लिखा है, क्या हुकूमत वाकई चाहती है सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कराया जाए कि अगर रिपोर्ट्स में कोई हेरा फेरी हुई है, रिपोर्ट्स गलत तैयार की गई हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए? भैया आप लोगों के अपने लोगों को यह एतबार नहीं है जो सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाए? देखिए, वो उनका एक फवाद साहब एक आजाद मेंबर हैं, वो एक काबीना के रिस्पॉन्सिबल मेंबर भी हैं, लेकिन वो जाहिर है डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, वो अपनी राय में आजाद हैं। उन्होंने एक राय का इजहार किया, दरखास्त दी है, एप्लीकेशन भेजी है, खत भेजा है वजीर आजम साहब को, लेकिन मैं उनकी इस राय से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप पे अदम एतमाद है। क्या हमारी हुकूमत, मरकजी या सूबाई हुकूमत इतनी गई गुजरी है कि हमारे सामने फेक रिपोर्ट्स आएंगी? मैं ये समझता हूँ कि वो जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने पेश की, उनके नीचे जो बनी है, वो तो बहुत एक संगीन जुर्म होगा कि अगर कोई सरकारी मुलाजमीन, सरकारी डॉक्टर्स, सूबाई हुकूमत जो है उनकी निगरानी में नीचे रिपोर्ट बने और फेक बनी, तो बहुत बड़ा इल्जाम होगा। मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है। वजीर आजम साहब के सामने फेक रिपोर्ट अपनी ही सूबाई हुकूमत के नीचे आना, ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। मैं नहीं समझता कि कोई फेक रिपोर्ट बनाने की जरूरत कर सकता है, हिम्मत कर सकता है। अलबत्ता ये बात अहम है कि मियां साहब जब इलाज के लिए गए हैं, अदालत की डायरेक्शन पे गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया कि ठीक है वजीर आजम रहे हैं और उनका इलाज इधर पॉसिबल नहीं है, अदालत भी कह रही है और मेडिकल बोर्ड भी कह रहा है, तो हम रास्ते में दीवार इसलिए नहीं बनते कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है, लोग कहेंगे जाती इंतकाम ले लें। लेकिन अखलाकी और कानूनी तौर पे मैं समझता हूं कि मियां साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, पहली बात तो ये है कि अगर उनका इलाज वहां चल रहा है तो उस इलाज से अदालत को, हुकूमत को आगाह करें, और अगर इलाज पूरा हो गया है तो मैं ये समझता हूँ अखलाकी तौर पे, क्योंकि 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म लगता है कि इलाज पूरा हो गया है। आज कैबिनेट में डिस्कस हुआ है ना कि वो तो सैर सपाटे कर रहे हैं वहां पर, वो कौन से बीमार हैं? देखिए, तस्वीर से तो वाज़ेह नहीं हो सकता कि इलाज पूरा हुआ है या नहीं, लेकिन तस्वीर से बहरहाल ये वाज़ेह जरूर होता है कि माशाल्लाह एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अल्लाह उनको रखे, हम जाती इंतकाम नहीं ले रहे, लेकिन उनको वापस जरूर आना चाहिए। अगर वो ठीक हो गए हैं, ही शुड कम बैक। इफ ही इज नॉट ओके, तो उनको बताना जरूर चाहिए कि इतना इलाज हो गया और इतना रहता है, क्योंकि कानून बहरहाल किसी के भी घर की लोंडी नहीं है, कानून जो है वो सबसे होना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में जब शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है, जिसकी समाअत भी कल मुकर्रर की गई है, इसके बाद नैब का शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना,
वारंट गिरफ्तारी लेकर जाना, क्या कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है? क्या नैब को कोर्ट की समाअत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? नैब क्या नहीं कर सकती थी? कानूनी तौर पर इस पर क्या राय है? राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी राजा आमिर साहब, क्या शहबाज शरीफ के लाहौर हाई कोर्ट पे दरख्वास्त की समाअत जो कल होने जा रही है, इससे पहले नैब का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर जा के छापे मारना, क्या उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि कल की समाअत हो ले, अदालत क्या फैसला देती है, उसके बाद कोई एक्शन करते? देखिए शाजिया, यहाँ पे एक बात सोचने की है और थोड़ी सी समझने की है कि ये नैब मियां शहबाज शरीफ को पिछले 2-3 पेशियों से बुला रहा था। मियां शहबाज नहीं जा रहे थे, 2 मई को गए थे, पेश हुए थे, प्रॉपर्टीज थी या हाँ एक दफा गए थे। हाँ। और जो उनके एसेट्स हैं और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और वो जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बारे में जब पूछा जा रहा था तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर अब जबकि उनको बुलाया गया तो उनकी तारीख आज की फिक्स थी कि आज उन्होंने नैब के सामने पेश होना है और नैब 28 तारीख को उनके वारंट्स निकालता है। तो क्या वजह है कि ये कैसे शहबाज शरीफ को पता चल गया कि 28 मई को वारंट्स निकलेंगे, मैं 1 या 2 दिन पहले हाई कोर्ट चला जाऊं और अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करा लूं? क्या ये बात कोई अंदर से लीक होती है? किस अंदाज में उन्हें पता चलता है कि अब की बार नैब हमें गिरफ्तार करेगा? तो ये एक तो ये सवालिया निशान। अच्छा, इसके साथ मेरा जरा सवाल ले लें, दूसरा बात बताइएगा, इसके साथ मेरा भी ले। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को कैसे पता चल जाता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? फिर हुकूमती लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और इनकी जो है ना वो अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारी होंगी, फिर इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? ये शेख रशीद ही बता सकता है कि उसको कैसे पता चलता है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि शहबाज शरीफ को कैसे पता चलता है और शेख रशीद को कैसे पता चलता है। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त लगाते हैं और अभी तक हुई नहीं, तो कानूनी तौर पे आपको जमानत नहीं मिली और वो जो वारंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। पाकिस्तान में किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि चूंकि हमने एक दरखास्त लगा दी है तो आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और नंबर 2, अगर आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं या रात में गिरफ्तार हो जाते हैं तो तब उनकी कल की जमानत सुबह होते ही खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वो जमानत कबलस गिरफ्तारी है और वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर उनको रिमांड पे ले जाया जाएगा। अच्छा। फिर चाहे वो 40 दिन 50 दिन रिमांड पे रहते हैं। इसका मतलब तो अगर आज गिरफ्तारी हो जाती है आज से पहले तो वो जो दरखास्त दी हुई है हाई कोर्ट में वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि वो जमानत कबलस गिरफ्तारी इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। एग्जैक्टली। फिर इन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट लेनी है जो कि रिमांड जब खत्म होगा तो उन्हें मिलेगी। तो इस चीज को पेश नजर रखते हुए कानूनी उनके जो माहिरीन हैं उन्होंने उनको यही मशवरा दिया होगा कि आप रूपोश हो जाइए, आप कहीं साइड पे चले जाएं। लेकिन सियासी तौर पर अगर आप समझें तो इस मुल्क के लीडर ऑफ अपोजिशन आज इस मुल्क में छुपे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, वो लेकिन नून लीग के लोग तो कह रहे हैं कि सुबह वो कोर्ट में पेंगे और अगर वो सुबह कोर्ट में पेश होते हैं फिर तो जाहिर है नैब वाले वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर समाअत से पहले भी नैब गिरफ्तारी कर सकता है। देखिए, अगर तो नैब उनको कोर्ट के अहाते से बाहर कहीं गिरफ्तार कर ले तो ये मुमकिन है, लेकिन कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। और सुबह वो बड़े आराम से आप देखेंगे नमूदार होंगे और कोर्ट के अंदर से ही कहीं से निकल आएंगे और फिर उनकी बेल की जो पिटीशन है वो लगेगी। लेकिन अब देखना ये है कि जो असल चीज है कि मियां शहबाज शरीफ साहब वो जो उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, बारहा कहा जा रहा है कि जी पहले भी अरेस्ट हुए थे, पहले वो अरेस्ट हुए थे किसी समरी बनाने की वजह से, पहले वो अरेस्ट हुए थे किसी साफ पानी या दूसरे केस में। जी, आशियाना में बुलाया तो पूछा जा रहा है कि आप जी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के केसेस थे। अब पूछा जा रहा है जनाब 3 दफा आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, वजीर आला रहे हैं,
ये अरबों रुपए के असासा जात हैं, ये असासा जात जोन से हैं, ये आपके बच्चों के पास, जबकि आप पहली दफा वजीर आला बने थे तो नहायत कम था, फिर ये एकदम इस शूट करके अरबों खरबों में चला जाता है। ये जवाब दीजिए। ये जवाब पहले उनके एक बेटे सलमान से पूछा गया, वो बैरूने मुल्क मफरूर हो गए। इनकी ऑलरेडी ये खुद भी जमानत पर हैं, और एक शख्स अगर जमानत पे है और फिर वो रूपोश हो जाता है तो नैब को चाहिए उस केस में भी कहे जनाब आपने इन्हें जमानत दी है कि ये कानून में जी नैब की कारकर्दगी पर भी आज सवाल उठ रहे हैं ना, कैसे नैब पूरी रैकी किए बगैर, पूरे लिए बगैर कैसे चला गया, फिर जाती उमरा तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते से ही वापस बुला लिया जाता है। ये नैब क्या कभी इधर कभी उधर, नैब क्या करता फिर रहा था आज? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि नैब 5-6 बजे तक तो इंतजार करता रहा कि जनाब अब हम जाएंगे, जाके छापा मारेंगे, इनको टाइम मिल जाएगा। ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा स्विफ्ट एक्शन होता है कि जैसे ही इनको पता चला कि इनकी जमानत की दरखास्त आज नहीं लगी या अपने मुकर्ररा वक्त पे शहबाज शरीफ नहीं आया, तो नैब को एक रैकी की हुई होती है और उस रैकी में इनको चाहिए था कि 5। तो बात यह है कि अगर बड़े लोगों को ऐसे मौके दिए जाते हैं कि जनाब आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज कोई आम शख्स होता तो उसको कपड़ों से खींच के गिरफ्तार करके नैब का ले आ चुकी। अच्छा, एक और बड़ी आम ये वो चीजें हैं कि जो ऑप्टिक्स ज्यादा होती हैं। कोरोना की वजह से उनका ये कहना कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, 69 साल मेरी उम्र है, तो आप स्काइप पे मुझसे सवालात कर लीजिए। अगर नैब ने ऐसा नहीं किया तो फिर तो साफ पता चलता है ना कि नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का प्लान कर चुकी थी, इसीलिए नहीं स्काइप पे सवालात जवाबात हुए ना। देखिए, दुनिया में कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती कि आप स्काइप पे किसी जगह बैठ के किसी से तफ्तीश करें जब कोई क्रिमिनल केस हो। तफ्तीश के लिए आप बुलाते हैं और अगर आपको मुतमईन ना कर सकें तो ये तफ्तीशी टीम का राइट है, कानून में है कि आप उसको वहीं पे अरेस्ट कर सकते हैं। अब अगर स्काइप पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और नैब अरेस्ट करना चाहती है तो क्या स्काइप पे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है? ये अरेस्ट का इख्तियार इसी पार्लियामेंट ने इसी चेयरमैन को दिया है कि जब 2-3 दफा वो जवाब नहीं दे पाए उन अरबों रुपयों के, उन अरबों के एसेट्स के, तो नैब उनको अरेस्ट कर सकती है। और नैब ने ये जो अरेस्ट वारंट्स निकाले थे वो यही होता है कि अगर तो इनके जवाबात आ गए तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जवाबात नहीं आए तो फिर हम मजबूर है कि जैसे दीगर अशखास को हम अरेस्ट कर लेते हैं इन्हें भी करेंगे। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि नैब ने पहले से वारंट्स क्यों निकाले थे। वो वारंट्स का पर्पज ये होता है, ए का जवाब अगर आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो गिरफ्तारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना के दौर में बजट कैसा होगा? अवामी हलकों में इस हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के जो आदाद शुमार और बताए जाने वाले जो अशारिये हैं, बेशक ये आवाम की समझ से बालातर होते हैं, लेकिन इन आदाद शुमार का जो बराह रास्त असर होता है ये आवाम पर ही पड़ता है। माली साल 2020-21 का वफाकी बजट जो बताया जा रहा है कि 7,600 अरब रुपए का होगा, जो 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान शरह नमू का हदफ 3% रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़जाना ने वफाकी बजट के इब्तदाई खदोखाल में कर्ज़ों और सूद की अदायगी को एक बड़ा बोझ करार दिया है। कर्ज़ों और सूद की अदायगी पर 3,200 अरब से ज़ायद खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत ने इस बार दिफाई बजट में 10% से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ दी है और इस तरह दिफा के लिए 1,400 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जा सकते हैं। सब्सिडीज़ और पेंशन अदायगी के लिए 700 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि आइंदा साल FBR के लिए 5100 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR
मज़ेदार अहदाफ हासिल करने के लिए जाहिर है फिर टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, वजारत और डिवीजन के सालाना बजट में कटौती होगी, वफाकी हुकूमत के अखराजात के लिए 490 अरब से जायद मुख्तस करने का फैसला किया गया है। जबकि हुकूमत ये चाहती है कि बजट खसारा शरह नमू का 6.6% रहे, लेकिन माशी माहिरीन के मुताबिक आइंदा माली साल में खसारा 8 से 9% रहेगा। दूसरी तरफ बजट के पहले ही स्टेट बैंक ने कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर असरात के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस मकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई, अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई, बैरूनी सरमायाकारी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सुस्त रवि से महसूलात में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। वबा को काबू करने के लिए लॉकडाउन किया गया, जिससे फैक्ट्रियों और कारोबारी तबके को जो कैश फ्लो था ये मुतासिर हुआ। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही इस रिपोर्ट के मुताबिक तो कई कंपनियां दिवालिया भी हो सकती हैं, और अगर कंपनियां दिवालिया हो गई तो इससे बैंकों की जो आमदनी है ये मुतासिर होगी और कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा हो जाएगा। जबकि मौजूदा सूरत हाल में ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं ये भी कम हो सकते हैं। सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अभी जो मैं बात कर रही थी कि स्टेट बैंक ने कोरोना के मईशत पर असरात से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना से जो तिजारत है ये मुतासिर हुई है। अगर यही सूरत हाल रही तो कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, जो इन्वेस्टमेंट है ये कम हो गई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ेगी, बैंकों की आमदनी भी कम होगी। तो जाहिर है अभी तो टैक्स कलेक्शन भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है अगर इस पेंडेमिक की सूरत हाल में बात की जाए। तो डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत हाल में आपको बजट की शक्ल क्या नजर आ रही है, कैसा होना चाहिए बजट? जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के हालात, माशी हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ख़तरा ये कि और ख़राब भी हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स में अप्रैल में 50% तकरीबन कमी आई, हमारे सनती पैदावार में 23% कमी आई मार्च में। आप ये देखिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 21% गिर गया। इंपोर्ट्स तो पहले ही से ही कम हो रहे थे, 21% कम हो गए हैं। हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं और हमारा अंदाज़ा ये है कि खुदा न खास्ता जून के एंड तक अगर इस तरह से यह सिलसिला जारी रहा तो तकरीबन 70 लाख और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त जो आपके गुर्बत का जो इस वक्त एस्टिमेट है गरीब लोगों का, उसमें तकरीबन 2 करोड़ का इजाफा होने का ख़तरा है। तो अब आप सोचिए कि इन हालात में बजट किस तरह बनेगा। 2 चीज़ें इसमें नुमायां होनी चाहिए बजट में। एक तो ये कि बजट बिल्कुल वाज़े तौर पर कोई एम्बिशियस टारगेटिंग ना करे रेवेन्यूज़ की, जिस तरह पिछले साल किया 35% किया और एंड में मुश्किल से 6 या 7% होगा। और उसमें यकीनन आखिरी 3 महीने में कोरोना की वजह से कमी आई है, मगर उससे पहले भी 17% था सिर्फ। सही। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर आप 3,900 अरब तक इस साल पहुंचे FBR के रेवेन्यूज में, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सही, तो ज्यादा से ज्यादा 4,300 अरब तक आप अपने रेवेन्यू टारगेट को ले जा सकते हैं। हाँ। अलबत्ता IMF ने तो टारगेट दिया था अगले साल के लिए 5,100 अरब। मैं इससे ज्यादा सख्त अंदाज में नहीं कह सकता कि यह बिल्कुल गैर मुमकिन है। तो एक तरफ तो आप एक मुनासिब रीजनेबल किस्म का इजाफा करें 300-400 अरब की रेवेन्यूज में, जो कोशिश करके हासिल कर लेंगे, और दूसरी तरफ आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जैसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, जो तकरीबन 900 अरब हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो कम करें। सही। ये वो खर्चे हैं जो सैलरीज के अलावा हैं, और कोशिश ये करें ये जो आप सेविंग करें और जो आपको बहुत बड़ा फायदा सरे सूद के कमी की वजह से हुआ है, तकरीबन 900 से 950 अरब। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, दुनिया में खाम तेल सस्ता होने से कह रहे हैं हुकूमत को $3 अरब का जो है फ़ायदा हुआ है। कहा जा रहा था कि जब हमारे इंपोर्ट बिल्स में कमी आएगी तो रुपया मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे डॉक्टर साहब तो फिर तो रुपया मज़ीद ज़ाहिर है डिवैल्यू होगा, इसमें कमी होगी, रुपए की कदर कम होगी, डॉलर बढ़ेगा, फिर हमारे जो कर्जे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, फिर कर्ज़ों को उतारने के लिए फिर मज़ीद कर्जे लेने पड़ते हैं। ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल होगी? ये बहुत मुनासिब सवाल है आपका, और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे रुपया जो था वो कुछ अरसे से मुस्तहकम हो चुका था, ख़ास तौर पे जब IMF के रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत हमें $1.4 अरब मिले अप्रैल में, तो करेंसी उस वक्त स्ट्रेंथन हुई थी और एक स्टेबलाइज हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से ईद के फ़ौरन बाद आप ये देखिए कि रुपए में तकरीबन 4 रुपए की कमी आई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मेरे ख्याल से कि ईद के बाद, ईद के वक्त जो बाहर के हमारे वर्कर्स हैं वो ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं, और शायद ऐसा ही हुआ था पहले। अब इसके इम्कानात हैं कि रेमिटेंसेस काफ़ी तेज़ी से गिर गए हैं, 20 से 25% गिर गए हैं, और उनका करेंसी मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए कि हुंडी वगैरह के ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में, जिस तरह मैंने पहले कहा आपसे कि अप्रैल के महीने में ही 50% कमी आ चुकी थी, तो अब लग ये रहा है कि हमारा करंट अकाउंट जो है, जो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ था अप्रैल तक, अब वो और ख़राब हो सकता है। सही। और ये ख़तरा है कि चूँकि बाहर से अब पैसा कम आएगा, इन्वेस्टमेंट कम आएगा, दूसरी तरफ फॉरेन लोन्स भी शायद कम आए, अगर हमें डेट रिलीफ मुनासिब लेवल की नहीं मिलती है तो ख़तरा इस बात का है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक टीवी चैनल पर सुन रही थी, आपने कहा कि इस हुकूमत ने कोई 5 हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों से 660 अरब के कर्ज उठाए हैं और साल के आखिर तक खसारा 4000 अरब तक पहुंच सकता है। फिर जाहिर है खसारा पूरा करने के लिए भी डॉक्टर साहब कर्ज लेने पड़ेंगे। 2 सालों में इस हुकूमत ने 11,000 अरब के कर्ज लिए, मतलब कि 11,000 अरब इसमें इजाफा हो गया हमारे कर्जों में। तो पिछली हुकूमत पर जो ये मौजूदा हुकूमत जो इल्ज़ामात लगाती है आप कर्ज़ों की, आपको पता है कि पिछले 10 सालों के कर्ज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि कहाँ कहाँ लगाए, तो क्या इस हुकूमत से नहीं पूछना चाहिए कि आपने जो 660 अरब के कर्जे 5 हफ्तों में ले लिए, फिर आपने 2 सालों में जो 11,000 अरब रुपए इजाफा किया, इसका आप लोगों ने किया क्या है, कहाँ लगाया? मैशत में तो सुधार फिर भी नहीं आया। इसके 3 वजूहात हैं। अफसोस तो यकीनन इस बात का है कि कर्ज़ों में, हमारा पब्लिक डेट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है पिछले 2 साल। मगर एक चीज़ पहले मैं ये कह दूँ कि पिछली हुकूमत ने कर्ज़ों के लेवल को इस तरह कम रखा था, हमारे डेट को, कि उन्होंने करेंसी को फिक्स करके रखा था। रुपए की वैल्यू तकरीबन फिक्स थी और उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी भी आई, इजाफा बिल्कुल नहीं हुआ। सही। अब जब ये नई हुकूमत आई है तो उन्हें मजबूरन रुपए को गिराना पड़ा। जब आप गिराएंगे रुपए को 30, 40, 50 रुपए तक, तो उससे 3,000 अरब तो सिर्फ इससे ही हो जाते हैं। सही। तो यानी कि 11,000 अरब में 3,000 अरब जो है वो रुपए की एडजस्टमेंट, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी थी। सही। दूसरा जो असल वजह है कि ये पॉलिसी मैं समझता हूँ कि हुकूमत की गलत थी कि स्टेट बैंक ने सरे सूद को 6% जो पिछली हुकूमत का रेट था उसको बढ़ाकर एक वक्त पे 13.25% पर लेके चले गए, यानी 2 गुना से ज़्यादा। उसके नतीजे में तकरीबन 2,000 से ज़्यादा हमारा खसारे में इजाफा हुआ है 2 साल में। तो 3,000 और 2,000 निकाल लें तो बजट जो अंडरलाइंग है उसमें तकरीबन इस तरह से
5 या 5.5 हज़ार अरब का इजाफा है, जो कि इतना बुरा नहीं है। सही, एक पॉलिसी मजबूरन लेनी पड़ी। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर जो है नस्ल परस्ती की आग में झुलस रही है। गुज़श्ता 7 रोज़ से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में स्याह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में हलाकत के ख़िलाफ़ अमेरिका में जो है ना मुख्तलिफ़ रियासतों में मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। अब सदर ट्रम्प ने यह धमकी दी है कि अगर रियासतें और शहर एहतजाज को रोकने में नाकाम रहीं तो फ़ौज को तैनात कर देंगे। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर मुख्तलिफ रियासतें और शहरी इंतज़ामिया मुज़ाहरों को कंट्रोल करने और अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रहती हैं तो वह मुसल्लह फ़ौज तैनात करके फौरी तौर पर मसला हल कर देंगे। अमरीकी सदर के इस रवैये पर अमरीका में सख्त तनकीद हो रही है, सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है इस पर। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाब के मुमकिना उम्मीदवार जो बाइडन का ये कहना है कि मिस्टर ट्रंप अमरीकी फ़ौज को ही अमरीकी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट में भी तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि ये सदर कितनी ओछी हरकत कर सकता है। इस वक्त अमेरिका की तकरीबन सभी रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए न्यूयॉर्क समेत बेशतर शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जॉर्ज फ्लॉयड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है, जिसके मुताबिक दम घुटने से उसकी मौत हुई और जिस तरह वो हलाक हुए उसे कत्ल करार दिया गया है। सदर ट्रंप को ये चाहिए यकीनन कि ये मामला जल्द अज जल्द हल करने की इस वक्त ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है, वरना नस्ल परस्ती की ये जो आग है अब यकीनन ट्रंप के इक़्तिदार की कुर्सी को भी अपनी लपेट में ले लेगी। और जो नवंबर में इंतखाबात होने हैं अमेरिका में, सदारती इंतखाबात, इसमें भी इसका खमियाजा प्रेसिडेंट ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।